मीडिया अविनाश सिंह जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। सर, सबसे पहला सवाल मेरा कि गीडा से बीडा तक का सफर जो है कैसा रहा आपका? निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि यह एक बहुत ही उत्साहवर्धक यात्रा रही। बीडा में गोरखपुर में तैनाती के दौरान मैं वहां पर म्यूनिसिपल कमिश्नर के पद पर तैनात था और चूँकि वो माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है, निश्चित रूप से चुनौतियां बहुत थी, लेकिन उन चुनौतियों से लड़ते हुए उस शहर को सजाने में, संवारने में आज मैं फिर जाकर कभी कभी गोरखपुर देखता हूँ तो कभी अपने ऊपर भी काफ़ी अच्छा एक प्राउड फील होता है कि नहीं, हमने गोरखपुर को एक ग्रेटर गोरखपुर कह लीजिए, एक नया गोरखपुर बनाने में मेरा भी कुछ योगदान रहा है। और बीडा के साथ मिलकर हम लोगों ने काफ़ी बड़ा एक औद्योगिक सृजन करने में, एक औद्योगिक वातावरण तैयार करने में और लोगों को रोजगार देने में एक काम किया। उसके पश्चात यहाँ आने पर बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर बरेली को नाथ नगरी बरेली के रूप में एक नया स्वरूप देने में काफ़ी अच्छा लगा। एक धार्मिक और आस्था से भरे हुए वातावरण में काम करना। सर, अभी आपको जरा रोकूंगी। मेरा अगला सवाल एक्चुअली इसी से जुड़ा हुआ था कि नाथ कॉरिडोर जो है वो सीएम योगी की महत्वाकांक्षी योजना है। अगर मैं सही हूं तो इसका जो प्रेजेंटेशन है, जो शुरुआत है, वो आपने ही की है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि इसके पहले मैं जनपद अंबेडकर नगर में एसडीएम तैनात था और अंबेडकर नगर की जो सीमाएं हैं अयोध्या से जुड़ी हुई हैं और मैंने ये कह सकता हूँ कि जब अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो उसको मैंने हर पल को जिया है, हर उस पल को मैंने देखा है। मैं उससे और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का जो योगदान था उसको मैं कह सकता हूं कि उसकी जितनी भी शब्दों में उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती है। वहां देखने के बाद एक बार मौका मिला था हम लोगों को कि धार्मिक पर्यटन को कैसे बढ़ावा दिया जाए। मैंने एक प्रेजेंटेशन किया था कि जिस प्रकार से अयोध्या, काशी और उसके पश्चात मथुरा, फिर मैंने बरेली के लिए कि ये तीन हमारे ज़िले हैं धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, आस्था से भरे हुए जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, तो हमारे बरेली जनपद में जो नाथ नगरी बरेली के रूप में भगवान भोले की जो नगरी है उसको सजाने और संवारने के लिए एक प्रेजेंटेशन किया था और उसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी ने नाथ नगरी बरेली के रूप में जितने भी हमारे यहाँ पर 7 जो मुख्य भगवान शिव के मंदिर हैं उनको कह सकते हैं कि और भी ऊंचाइयों तक उसको सजाने और संवारने का उन्होंने दायित्व दिया। और इसे मैं कहता हूँ कि विरासत से विकास की ओर हम जहाँ अपने विरासत को अक्षुण्ण रख रहे हैं, विरासत को संभाल रहे हैं, वहीं उसको नए परिवेश में विकास की तरफ ले भी जा रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर आप कभी मैं बताना चाहूँगा कि आज की इकोनॉमी में धार्मिक पर्यटन का बहुत बड़ा रोल होता है। पहले अयोध्या में मैंने बहुत करीब से देखा किस प्रकार से पहले बात होती थी। अगर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में देखें तो वेटिकन सिटी, मक्का मदीना, तिरुपति बालाजी और कई अन्य प्रमुख रिलीजियस प्लेस आते थे, लेकिन भगवान श्री राम जी के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अगर आप रिलीजियस टूरिज्म की बात करें तो अयोध्या इस वक्त पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर है। प्रति वर्ष वहां पर 5 करोड़ से ऊपर पर्यटक वहां पर आ रहे हैं। और अगर पर्यटक के रूप में वहां पे आएंगे तो जहां पर वो उनकी धार्मिक भावनाएं कह सकते हो कि पुष्पित और पल्लवित होंगी, वहीं पर आने पर किसी होटल में रुकेंगे, कहीं पर वो खाना खाएंगे, आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा लेंगे, प्रसाद खरीदेंगे, पुष्प खरीदेंगे,
तमाम चीज़ें आज आप देखिए, जब कभी मैं जाता हूँ तो मेरी एक थोड़ा सा नेचर है, मैं रुक रुक के भी पूछता हूँ, तो सब बताते हैं कि साहब जो हमारी इनकम होती थी पहले मंथली, अब उस इनकम में कम से कम 5 गुने का ज़्यादा हो गया। वही सोच मेरी यहाँ पर भी है, बरेली में भी। और जो 25-26 का हमारा वर्ष गया है, उसमें बहुत बड़ी संख्या में 1 करोड़ से ऊपर लोग पूरे वर्ष भर बरेली जनपद में एज धार्मिक पर्यटक के रूप में यहाँ पर आए हैं। और निश्चित रूप से इसकी जो हमारी यहाँ की आर्थिक इकोनॉमिक्स है, उसको एक नया बूस्टअप मिला है। तो निश्चित रूप से हम लोग मिलकर जो हमारी नाथ नगरी बरेली है, इसको सजाने और संवारने के लिए हम लोग पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं। ठीक है। सर, यूपी जो है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बने, इसको लेकर बरेली उसमें अहम भूमिका निभाए, इसको लेकर बरेली में किन क्षेत्रों में जो है काम किया जा रहा है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सपना देखा है, विकसित भारत एट द रेट 2047। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, पहले हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। प्रधानमंत्री जी ने एक सपना देखा है कि सन 2047 तक अपने देश को विश्व गुरु की पदवी पर आसीन कराने का। और उसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में एक विकसित उत्तर प्रदेश एट द रेट 2047 का रोड मैप तैयार किया गया है। हम कैसे विकसित भारत में विकसित उत्तर प्रदेश की तरफ से पूरा योगदान दे सकते हैं, इसलिए जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं, उन सभी सेक्टर्स का रोड मैप तैयार करने के बाद हम लोग उस पर जो काम कर रहे हैं, और सेफ्टी, स्टेबिलिटी और स्पीड, ये 3 मूल मंत्र हैं जो इस वक्त शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से जिस पे काम चल रहा है। हम लोगों ने यहाँ पर जो एक प्रदेश में भयमुक्त वातावरण है, आप देख लीजिए कि शायद कोई किसी भी समय हमारे यहाँ की जो मातृशक्ति हैं, हमारी बेटियाँ हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, किसी भी टाइम वो कहीं पर भी रात में जा सकती हैं। हम लोगों ने हर जगह एक स्थायित्व दिया गया है, स्टेबिलिटी दी गई है, और कामों को डिलीवरी कि तत्काल हमको डिलीवरी देनी है। एक निर्देश है, किसी भी टेबल पे 3 दिन से ज़्यादा फाइल नहीं रुकनी चाहिए। और उसी के परिप्रेक्ष्य में आप देखो कितनी तेजी से काम चल रहा है। और कोई भी बाहर से $1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है, माननीय प्रधानमंत्री जी से इतना है कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर अपने देश की अर्थव्यवस्था के ले जाए। वहीं दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी यूपी की होनी चाहिए। और उसके लिए जो सबसे मजबूत सेक्टर है MSME, जहां पे हम बरेली जनपद में पूरी तरह से औद्योगिक पुनर्जागरण में लगे हुए हैं। नई नई इंडस्ट्री आ रही है, और उसी इंडस्ट्री के सहयोग के लिए जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, निवेश मित्र, निवेश सारथी पोर्टल के माध्यम से सिंगल विंडो स्कीम के तहत हम उनको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। और उसमें सबसे अच्छी चीज़ जो हेल्प कर रही है वो है नाथ नगरी बरेली की लोकेशन। आप देखो कि जो हमारा स्टेट की कैपिटल है और हमारी कंट्री के जो कैपिटल है, उससे हम इक्वल डिस्टेंस पे बीच पे बैठे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारी जो बॉर्डर है वो उत्तराखंड से टच कर रहा है। तो अगर आप गौर देखो कि हमारी जो लोकेशन है सबसे अच्छी है, और यहाँ का क्लाइमेट जो है, यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर का माहौल है, यही वजह है कि बाहर से इन्वेस्टर्स लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। और अभी हम लोगों ने यहाँ पर बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी के सहयोग से 126 हेक्टेयर में इंडस्ट्रियल टाउनशिप बना रहे हैं, जिसपे की कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है। और ये यूपी की पहली इंडस्ट्रियल टाउनशिप है। इसके साथ ही अभी यूपीडा के सहयोग से हम लोगों ने 1000 हेक्टेयर में भमोरा के पास इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं, जिसपे की कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है। इसके साथ ही यूपी सीडा, उसको भी लैंड की जो ज़रूरत है, हम लोग हर तहसील में बड़ा एक लैंड बैंक तैयार किया है। कहने का आशय है कि हमारा जो पंच लाइन है कि कोई भी इन्वेस्टर्स अगर बाहर से आता है और हमसे कोई डिमांड करता है तो उसको हम खाली हाथ लौटने नहीं देंगे।
इस ग्राउंड पे कि हमारे पास लैंड नहीं है। हम उसको निश्चित रूप से लैंड उपलब्ध कराएंगे और सिंगल विंडो स्कीम के तहत उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। कुछ मैं यहाँ पे बता भी सकता हूँ, कुछ मामले ऐसे भी आए थे जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ गुजरात से आई थी या कुछ बाहर से आई थी, हम लोगों ने उनको 3 दिन के भीतर उनकी जो लैंड की रिक्वायरमेंट थी उसको पूरी किया था। और ये एक अपने आप में एग्जाम्पल रहता है कि जब इन्वेस्टर्स यहाँ से जाता है अपने स्टेट्स में या नॉर्थ ईस्ट कह लो, बहुत दूर के स्टेट्स, वहाँ पे भी जाके जब यूपी के बारे में बात करते हैं और उनको बताते हैं कि वो यूपी जिसको कि पहले कहा जाता था कि साहब ये बीमारू स्टेट है, अब वो तो स्टेट ऑफ परफॉर्मेंस बन गया है, स्टेट ऑफ डिलीवरी बन गया है। आप देख लो ना जितने पैरामीटर्स हैं, सारे पैरामीटर्स में जो कंट्री लेवल पे समीक्षा कर लो या स्क्रूटनी होती है, यूपी हमारा स्टेट हर में नंबर 1 पर बना हुआ है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, मैक्सिमम थर्ड, लेकिन हर जगह पे रैंकिंग पे टॉप पे है। सर, गोरखपुर से लेकर बरेली तक की अगर बात करें तो एक चीज़ ऐसी है जिसमें आपकी खास रुचि दिखाई देती है और उसको लेकर आपने काम भी खूब किया है। महिलाओं का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसकी बात कर रही हूँ मैं। बरेली में आपके आने के बाद अगर बात करें तो जल सखी की संख्या भी बढ़ी और करीब 5 लाख घरों तक पानी का कनेक्शन भी मिला है। महिला सशक्तिकरण के लिए अगर हम सेल्फ ग्रुप हेल्प की बात करें, सेल्फ हेल्प ग्रुप की, तो ये कितने सहायक हैं सर? देखिए, जो आपने कहा, सबसे पहले तो मैं एकदम क्लियर कर दूं कि ये जो एक स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप मेरा सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट भी कह सकते हो कि मेरा एरिया भी जिस पे मैंने मुझे लगता है कि मैंने कुछ काम किया है। और पहले हम लोग जाते थे तो आपने देखा होगा कि पहले के परिवार जिसमें कि एक हस्बैंड कमाता था और लेडी घर में संभालती थी घर को, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, जैसे यहाँ पर आप देखो तो बरेली में 1,44,000 जो हमारी मातृशक्ति है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई है। और धीरे धीरे हमने उनको CCL के माध्यम से, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से CCL लोन और छोटे छोटे सॉफ्ट लोन उनको दिलाकर हम लोगों ने एक कोशिश किया उनको अपने पैरों पे खड़ा करने में। पहले उनके अंदर एक बहुत झिझक होती थी कि वो ज़्यादातर इसमें महिलाएं एक तो मैरिड हैं, दूसरा वो गांव ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, जो बहुत झिझक होती थी। एक प्रयास किया गया कि उनको हम उनके उस झिझक के वातावरण से उनको बाहर निकालें, उनके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस पैदा करें। और जब धीरे धीरे मैं इसमें एक ये तो आर्थिक रूप से एक जो उनकी मजबूती आपको दिखाई दे रही है, मैं एक सामाजिक भी बताना चाहूँगा कि कैसे मजबूती सोसाइटी में आई। मैंने एक बड़े से कार्यक्रम में मैं बैठा हुआ था, एक हमारी दीदी आई थी, उससे मैं बात कर रहा था, तो अक्सर जो बहुत अच्छी इनकम जनरेट करने लगती है तो कहती नहीं सर आप मेरे घर पे इनकम टैक्स की रेट डलवा दोगे, तो मैं सही नहीं, फिर मैं मजाक करता था कि नहीं सही से ही बता दो, बाकी दीदियाँ सीखेंगी। तो उसने जो अपनी स्टोरी बताई, नेट चल में बताना चाहूँगा कि पहले उसके पास जब घर में प्रॉब्लम थी, हस्बैंड की इनकम बहुत अच्छी नहीं थी और हस्बैंड भी जब इनकम नहीं होती थी घर में तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में कह लो, तो जब भी आता था शाम को ड्रिंक करके आता था, अपने घर में लड़ाई झगड़ा, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं, प्रॉपर फोकस नहीं। लेकिन उसके बाद जब ये NRLM के थ्रू उसको लोन मिला, उसने एक ट्रैक्टर ट्रॉली खरीदा, वहाँ पे शुगर मिल थी, उसने सेंटर से लेकर फैक्ट्री के अंदर तक गन्ना सप्लाई करने का काम शुरू कर दिया और उसके हस्बैंड को सैलरी बेसिस पे वहाँ पर ड्राइवर की जॉब लग गई। वहाँ से उसको पैसा आने लगा, कुछ सरकारी सहायता मिली। उसके बाद उसने गेहूं की थ्रेसिंग करने वाली जो वो मशीन खरीद लिया। धीरे धीरे उसने और भी चीज़ें खरीदी और मुझे उस दिन बहुत ही अच्छा लगा जब उसने बताया कि सर अब मैं हर महीने 3.5 लाख रुपए कम से कम कमा लेती हूँ। मैंने अब शहर में अपना मकान बना लिया है और अपने बच्चों को मैं अच्छे स्कूलों में पढ़ा रही हूँ। और सबसे बड़ी बात जो उसने बोली, क्योंकि घर में पैसा आ रहा है तो अब मेरा हस्बैंड ने भी ड्रिंक करना बंद कर दिया है और उसने ड्रिंक ना करने की वजह से उसने मार पिटाई करना बंद कर दिया है, बच्चों को फैमिली को समय देता है।
तो मैंने कहा मेरा ये मानना है कि इसने आर्थिक रूप से तो हमारे परिवार को मजबूत किया, लेकिन सामाजिक रूप से भी जो एक परिवार के रिश्ते होते हैं उनको भी मजबूती प्रदान किया। सर, आपका एक ऑपरेशन बड़ा वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे, ऑपरेशन लॉन्गपुर, जहां पर आप सीधा नहीं, इसमें मैं एक बता दूं, एक ऑपरेशन पे आपने जिक्र कर दिया। हाँ, जी। मैंने एक दीदियों के साथ मैं देखता था कि बहुत सी दीदियां थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, बैंक सखी और कई, तो मैं बैठा था मीटिंग करता रहता था, तो उसमें मैंने एक ऑपरेशन चलाया था। तो बड़ी फाइनेंशियली कमज़ोर थी और कहती थी कि साहब आप हमको हर बैंक में भेजते हो और हमारे पास कोई साधन नहीं है और पैदल जाना पड़ता है। तो मैंने एक ऑपरेशन उड़न परी चलाया था। CSR के माध्यम से हम लोगों ने लगभग 150 के करीब ई स्कूटी उनके बीच में उनको बांटा था। उनमें से किसी को चलाना नहीं आता था, हमने उनको हेलमेट दिया, स्कूटी दिया और उसको वो चलाना सीख गई। कुछ दिन बाद मैंने उनको बुलवाया था और उसके बाद मैंने देखा था कि उनके चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस था। और सबसे अच्छी बात थी कि सबने ग्लासेस लगा रखे थे, आप कोई कह नहीं सकता था कि ये ग्रामीण पृष्ठभूमि की महिलाएं हैं। और सबने पर्स लटका रखे थे अपने हाथों में। मैंने मजाक भी किया कि भाई आप ये पहले तो तुम पर्स लेके नहीं चलती थी, आप पर्स लेके क्यों चल रही है? तो कहती क्या है कि साहब पहले तो हमारे पास पैसे भी नहीं होते थे ना रखने के, इसमें रखते क्या, अब पैसा आ गया तो हम पर्स लेके चल रहे हैं। सर चलिए ऑपरेशन लॉन्गपुर पे आ जाते हैं, जहाँ राशन की दुकान पर आप सीधा पहुंचे और ग्रामीणों से जो है पूरी जानकारी ले ली। जरा उसके बारे में बताएं सर, खूब वायरल हुआ था। देखिए, एक अक्सर आपने भी पूछा कि गोरखपुर से और बरेली तक की यात्रा, इन यात्राओं के दौरान मैंने जो एक चीज़ हमेशा देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी स्पीच में एक शब्द बार बार इस्तेमाल करते हैं, वो शब्द है कॉमन मैन, आम आदमी। तो उस आम आदमी के लिए आपने देखा होगा कि कितना ज़्यादा जनता दर्शन, ये समस्या समाधान दिवस और कई अन्य प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। मेरी अक्सर कोशिश रहती, जब भी मौका मिलता है तो मैं उन आम आदमी से जुड़ना चाहता हूं, क्योंकि जुड़ने के बाद जब आप ग्राउंड जीरो पे काम करोगे तो उनकी समस्याएं, वास्तविक समस्याएं क्या है, क्या वो फील कर रहे हैं। तो इसीलिए चूंकि बीच में एक स्कीम अभी भी चल रही है कि जो पहले आप कोटे की दुकान या राशन की दुकान को आप लोग देखते थे, अब उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। आप अब उसको अन्नपूर्णा भवन के रूप में जाना जाता है और वहाँ पर हमारे सरकारी राशन के अलावा अन्य चीज़ें भी, जैसे साबुन, तेल, टूथपेस्ट, टूथब्रश, ये सब सामान वहाँ पर मिलते हैं। तो मैं अचानक देखने यही गया था कि क्या वहाँ पर जो हमारे किसान हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को टाइम से राशन मिल रहा है, कहीं घटतौली तो नहीं हो रही है, कहीं उनसे ज़्यादा पैसा तो नहीं लिया जा रहा है। अचानक मैं इसीलिए वहाँ पर पहुँचा था और मैंने सबसे पूछा और वहाँ पर कई लोगों को बुलाया था और पूरे गांव को मैं घूमा, अलग अलग घर में। ख़ास तौर से मैं एक कोशिश करता हूँ कि जो हमारे दलित समुदाय के SC/ST फैमिलीज हैं या हमारे जो OBC वाले जो है एरिया है, जहाँ पर तो प्रयास करता हूँ कि उनसे ज़रूर मिलूँ और उनके घरों के अंदर भी जाने की कोशिश करके कि हमारी जो सरकारी योजनाएं हैं, इतनी अच्छी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन क्या वो ग्राउंड तक पहुंच पा रही हैं कि नहीं। तो एक कोशिश थी ये वहाँ पे जाकर, और इसी कोशिश में मेरा मानना एक अच्छा काम ये हो गया कि जब मैं उसके बगल से सटे हुए गांव औरंगाबाद में गया था तो वहाँ पर मैंने देखा कि हमारे प्राइमरी स्कूल थे, 2 स्कूल थे अगल बगल, और दोनों में पानी बरसा था एक या 2 दिन पहले, और मेन गेट से जो स्कूल तक जो है सभी बच्चे जो है कीचड़ में जा रहे थे। तो रियली मुझे बहुत ही उस दिन दुख हुआ और वहीं पर मैंने तुरंत प्रिंसिपल को बुला के और प्रधान को बुला के कहा था कि मैं तुमको अपने क्रिटिकल गैप से तुरंत पैसा इतना दे रहा हूँ और इस पर तुरंत बढ़िया सी इंटरलॉकिंग बिछवा दो, जिससे हमारे बच्चे जो हमारे कल के देश का भविष्य हैं वो इस प्रकार से ना जाएं। और फिर इसी से जुड़ा मेरा एक अगला सवाल भी है कि जिसके लिए कह सकते हो आपके लिए बड़ा खास विषय भी है और अपनी प्रशासनिक सेवाओं के दौरान आपने इस पे काम भी किया है, शिक्षा, खासतौर से महिलाओं की शिक्षा को लेकर, और मैं श्योर हूँ कि जरूर इसके पीछे कोई ना कोई कहानी होगी, शेयर करना चाहेंगे आप? देखिए, अक्सर मैं जाता हूँ गांव में भी, स्कूलों में भी मैं जाता हूँ। एक तो बच्चे, कई बार बच्चे आते हैं और मैंने देखा कि प्राइमरी स्कूल हमारे जो पहले की तुलना में अब बहुत बदल गए हैं।
लेकिन अभी भी पेरेंट्स, अभिभावक, मेरी हर स्पीच में बात शामिल रहती है कि अगर जरा भाई बाहर तो निकलो, आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा पे कितना पैसा खर्च कर रही है। अरे कई कंट्री का तो इतना एनुअल बजट भी नहीं है। आप क्या चाहते हो, बच्चा जब शिशु मां के उसमें आता है तब से लेकर उसकी जो कपड़े, खाना पीना, हेल्थ, लगातार हर चीज पे, जब तक कि वो बड़ा होकर देश का एक स्वाभिमानी एक व्यक्ति या नागरिक नहीं बन जाता है, तब तक गवर्नमेंट उसको पूरी तरह से केयर करती है। लेकिन उसमें भी मैं महसूस करता हूं कि जब इतना कर रही है, जिसे कहते हो ना कि एक कल्याणकारी गवर्नमेंट, उसके कल्याण की अपनी नवयुवक, जो मतलब एक कह सकते हो कि जो छोटे बच्चे हैं वो आगे बढ़ के पढ़ लिख के देश के भविष्य में अपना हाथ बटाएं, उनके लिए जब सब कुछ कर रही है। लेकिन वहीं कुछ अभिभावक अपने बच्चों को टाइम से, मैं कई बार घूमने जाता था तो मैंने देखा कि धान की जब रोपाई होती है तो मैं गाड़ी रोक लेता था, तब हमने कहा कि छोटे बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं। वो सर मम्मी ने कहा कि आज तुमको स्कूल नहीं जाना है, आज धान की रोपाई हो रही है, तुम रोक दोगे तो जो मजदूर होते हैं उनका 400-500 रुपये नहीं देना पड़ेगा। फिर मैं उनको यही समझाता था कि अगर आप आपके बच्चे को इसी तरह आप पढ़ने नहीं भेजोगे तो निश्चित रूप से धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट खत्म होता जाएगा। इसी प्रकार मैं जीआईसी में भी गया था, वहाँ की जो हमारी बेटियाँ होती हैं उनसे भी हमने बात किया था। बात करने में कई बार कि आप क्या चाहते हो, आज आप भी देख रहे हो, चाहे जो भी आप चाहे आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, मतलब जितनी भी आप प्रतियोगिता में आप देखो कि जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, सब में हमारी बेटियों की संख्या बहुत बड़ी है। और लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी नारी शक्ति पे बातें करते रहते हैं, उसमें भी शिक्षा को लेकर तो एक मेरा उद्देश्य रहता है कि अगर हमने, माँ पहली टीचर होती है बच्चे को, अगर माँ या हमारी मातृशक्ति को हम पूरी तरह से पढ़ा देंगे तो निश्चित रूप से वो अपने बच्चे की पढ़ाई पर फोकस करेगी। इसलिए मैं कई बार मैं जाता हूँ तो मैं टीचरों का भी टेस्ट ले लेता हूँ कि वो जो टीचर हमारे बच्चे को पढ़ाने उनको आता है कि नहीं आता है। और कई बार ऐसा भी आया कुछ टीचर उतना हमारे हिसाब से अच्छा परफॉर्मेंस, तो मैं उनको भी कहता हूँ कि टीचर जो है सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट जो मेरे हिसाब से है वो शिक्षक की होती है। और कौन शिक्षक? प्राइमरी का, क्योंकि वही बच्चा जो होता कच्चे घड़े के समान होता है और उसी के ऊपर आपको काम करना होता है, क्योंकि जैसा आप उसके मन में भर दोगे। आज बहुत सी समस्याएं होती हैं समाज में, आप लोग भी देखते होंगे रोज सोशल मीडिया पे, टीवी पे, अखबार में। मेरा स्पष्ट मानना है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने संस्कारों से, अपने मूल्यों से दूर होते जा रहे हैं। आज मैं फिर कहता हूं आपसे, सभी लोगों से कहता हूं, अब लौट चलें। कहां? अपने प्राचीन काल में, जहां पर सभ्यता थी, संस्कार थे, मूल्य थे, माता पिता की इज्जत होती थी, तो भाई बहनों के रिश्तों में खुशबू होती थी। तो जो कहीं ना कहीं जो कमी आ रही है उसमें टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर वो अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स में पूरी तरह शिक्षा पे फोकस करेंगे। और जैसे कि मतलब मैं कहने में कोई वो नहीं कि मैं ऑफिस बैठा रहता हूँ, इधर कुछ पेरेंट्स आए, उन्होंने कहा कि साहब आप अपने मेरे बेटों को घर से निकलवा दो। हमने सोचा क्यों, कि आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो, लेकिन वो नाराज थे। फिर मैंने सोचा कि यार मतलब जिस हमारी सभ्यता क्या कहती है, सभ्यता हमारी संस्कृति क्या कहती है, तो जिसकी सभ्यता संस्कृति इतनी रिच हो कि हमारे देश में हमारे हम सबके जो आदर्श पुरुष हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उन्होंने अपने पिताजी के कहने पे जंगल चले गए, वनवास चले गए, और एक छोटे भाई ने बड़े भाई को, तो मतलब जो रिश्ते हैं आप अपने धर्म ग्रंथ में पढ़ के देख सकते हो। जब इतनी चीज़ें हैं उसके बावजूद अगर आज के समय में फादर बेटे के रिश्ते में, भाई भाई के रिश्तों में कहीं ना कहीं कुछ कमियां आती दिखती हैं, तो मेरा मानना है कि अगर हम पुराने अपने मूल्यों को फिर से उनको जागरण करें, उनको जागृत करें, तो काफ़ी सुधार आ सकता है। ठीक है सर, फरवरी 2026 के सीएम डैशबोर्ड में बरेली ने पहला स्थान हासिल किया। बताया जा रहा है कि अविनाश सिंह जी, कभी नीम कभी शहद शहद वाली स्ट्रेटजी जो है आपकी वो काम में आई है। मॉनिटरिंग भी सख्त हुई है और समीक्षा बैठकों में शाबाशियां भी खूब मिली हैं। जिलाधिकारी पूरे जिले की प्रशासनिक टीम का कप्तान होता है। अगर हम देखें तो आप कैसे कप्तान हैं, प्रयोग करने वाले या फिर
एक सेट टीम खिलाने वाले? देखिए, एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि मेरा माइंड हमेशा क्लियर रहता है, कभी उसमें कोई आगे पीछे नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी राष्ट्र हित में एक व्यापक अपील किया। वैश्विक परिस्थितियों के नाते अगर हमारे लीडर्स कोई अपील कर रहे हैं और वो भी राष्ट्र हित में, व्यापक राष्ट्र हित में, तो सभी देशवासियों का ये कर्तव्य बनता है कि सभी लोग उसका 100% अनुपालन करें। उसी तरह जो भी अन्य चीज़ें हैं वो सभी को चाहिए जो भी राष्ट्र हित से जुड़ी हुई। तो ये जो आप कह रहे हो कि सीएम डैशबोर्ड है या IGRS हमारा है, इन सब चीज़ों में तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि जिन भी चीज़ों पे हमारी समीक्षा होती है, पूरे जनपदों की समीक्षा होती है, तो मैं एक ज़रूर चाहता हूँ कि एक सभी में जनपद हमारा टॉप पे रहे और सभी प्रदेशों में हमारा प्रदेश टॉप में रहे, और एक ख्वाब रहता है। और इसीलिए मैं अपने सारे ऑफिसर्स को मोटिवेट करता रहता हूँ कि भाई आप टॉप 3 में कम से कम शामिल करो। मुझे ये बताते अच्छा लगता है कि शायद अगर आप में जब मेरे पिछले जो ज़िले में भी आप देखोगे तो लंबे समय तक हमारा डिस्ट्रिक्ट सीएम डैशबोर्ड पे हम लोग नंबर 1 की रैंकिंग पे रहे हैं, IGRS में रहे हैं और अन्य जो भी हैं। और इसके लिए मैं अपने को ये भी मानता हूँ कि हम लोग जो नाराज़गी मेरी किसी से होती है, मैं प्योरली प्रोफेशनल तरीके से काम करता हूँ। मेरी नाराज़गी किसी से सिर्फ और सिर्फ काम को लेकर होती है। अगर वो काम करने वाला बंदा है तो और कुछ भी तो मेरे लिए सबसे अच्छा है, लेकिन वो मेरा कितना भी करीब और काम नहीं कर रहा है तो मेरे लिए वो सबसे बेकार है। यही हमारा फॉर्मूला रहता है और यही वजह है कि भाई आप डिलीवरी दो, परफॉर्मेंस दो। तुम कितने भी स्मार्ट हो, तुम्हारी स्मार्टमेंट लेके हम क्या करेंगे जब तुम पब्लिक के काम नहीं आ पा रहे हो। जब अभी हम लोगों ने एक नया नवाचार किया है, जब मॉर्निंग में 9:45 बजे से लेकर 12 बजे तक माननीय सीएम कार्यालय से यूपी के समस्त जितने भी 75 जिलाधिकारी हैं, सभी की मॉर्निंग में उनके जनता दर्शन कार्यक्रम की मॉनिटरिंग होती है। हम सभी लोग नाश्ता किए हों चाहे ना किए हों, 9:45-10 बजे तक आके बैठ जाते हैं कि नहीं साहब वहाँ से चेक किया जा रहा है, लाइव मॉनिटरिंग होती है। लेकिन मैंने फिर उसको अपने जनपद में भी लागू कर दिया कि अब हम अपने चैम्बर में 9:45 बजे से 10 बजे बैठकर पूरे जनपद की लाइव मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जिसमें सारी तहसील शामिल हैं, सारे विकासखंड शामिल हैं, सारे नगर पालिकाएं, नगर पंचायत सब शामिल हैं। और उसका परिणाम क्या है, हमारे सारे ऑफिसर ठीक 10 बजे अपने अपने कार्यालय में बैठ गए। काम करो चाहे नहीं, तुम्हें बैठना पड़ेगा। पब्लिक आ रही है, उसकी समस्या को सुनना ही पड़ेगा और उसका समाधान करना पड़ेगा, वो भी उचित गुणवत्ता के साथ, और उसके साथ पब्लिक के प्रति उनका बिहेवियर क्या है उसमें भी मेरी पूरी नज़र रहती है। तो इसके एक अच्छे परिणाम आते हैं कि जो संवेदनशील प्रशासन है वो उसको इसीलिए कि भाई अपनी जो उनके हमारे सम्मानित नागरिकगण हैं उनकी जो भी समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं उनको हम लोग समय रहते उचित गुणवत्ता के साथ उनका समाधान करें। ठीक है सर, आखिरी सवाल, आप सीएम योगी के काफ़ी करीब रहकर काम कर चुके हैं, गोरखपुर में भी आप पोस्टेड रहे हैं 2021 से 2023 तक। सीएम योगी की अगर बात करें तो कैसे टास्क मास्टर हैं, ये सवाल अभी मैंने कमिश्नर सर से भी लिया था। और आप गोरखपुर में थे, सीधे रिपोर्टिंग कुछ भी हुआ हो सीधा फोन, मतलब ज्यादा दबाव और तनाव क्या रहता था उस वक्त? देखिए, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ काफ़ी काम किया है, और लेकिन उनके साथ काम करने में आदमी वो घबराएगा जो काम करने में आगे पीछे करता होगा, जो एकदम जिसको काम ही काम करना है और जिसके पास काम किसी बात कोई काम नहीं है उसको। इसलिए मेरे लिए तो बहुत ही मतलब एक अच्छे टीचर के रूप में मैं लेता हूँ। एक छोटी सी घटना बताना चाहूँगा उनके नॉलेज के बारे में, सीखने के बारे में। हर समय मैं उनसे सीखता रहा। मैं गोरखपुर में म्यूनसिपल कमिश्नर था। एक मुझको मंदिर के आसपास की सड़कों को बनाने को कहा गया था, सीसी रोड बननी थी। तो सीसी रोड तो रात में माननीय जी आए कि साहब उसका आपका सड़कों का जो निर्माण करा रहे हो PWD करा रही थी, सॉरी नगर निगम की टीम, तो उसको वो देखेंगे, निरीक्षण करेंगे, आप रात में आ जाइएगा। ठीक है साहब, मैं पहुंच गया अकेले, और कहा गया कि अकेले आइएगा। मैं वहां पर पहुंच गया, अकेले था। चलते चलते वो कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछते गए। एक बार विजिट हुई, 2 बार विजिट हुई। तो चूंकि मैं बहुत टेक्निकल नहीं था
तो मुझे उनके क्वेश्चंस का आंसर देने में थोड़ी सी घबराहट कह लीजिए या सोचना पड़ रहा था। इसके बाद मैंने अगली बार जब बुलाया गया तो मैंने कहा चीफ इंजीनियर से तुम भी चलो मेरे साथ, तुम मेरे पीछे रहोगे, तुम मुझे बताओगे, हम उनको बता देंगे। साहब चीफ इंजीनियर साहब भी आ गए। कुछ दिन 2 बार की मीटिंग में उनके साथ भी वही दिक्कत आने लगी। फिर चीफ इंजीनियर साहब के बाद कहा गया कि अब एक्शन साहब आएंगे। साहब एक्शन साहब भी आ गए। होते होते हुआ कि जो उस एरिया का जेई था उसको हमको बुलाना पड़ गया और हम लोग सब लोग मिलकर माननीय जी के क्वेश्चंस का आंसर देते थे, क्योंकि वो इतनी गहराई में, कभी कभी मैं सोचता था कि उनको हर फील्ड के इतना नॉलेज कैसे है। शायद ये अनुभव था और जो उनकी जो एक क्वालिफिकेशन है, जो 5 बार लगातार लोकसभा में जो उनका प्रतिनिधित्व है, उसका अनुभव, तो उसकी वजह से। और एक चीज और है कि वो बहुत ही साफ सुथरा काम चाहते हैं, साफ सुथरी बातें सुनना चाहते हैं। जब मैं नया नया था तो उतनी आइडिया नहीं थी, तो कई बार मैंने देखा कि लखनऊ से अचानक फोन आ गया 12 बजे कि साहब माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे बात करेंगे। और बात करते पहले ही कि उस सड़क का क्या हुआ। अब हम मेंटली तो तैयार नहीं थे, तो थोड़ा सा हिचकिचाहट हुई, घबराहट हुआ कि भाई, फिर मैं समझ गया धीरे। तो उसके बाद हमने तैयार किया कि जब भी होता था तो पूरा एक बुकलेट लेकर रेडी रहते थे और पेन कॉपी लेकर खुद ही नक्शा बना के रखते थे, क्योंकि वो हाथ से बने हुए नक्शे को ज़्यादा पसंद करते हैं, बनिस्बत कंप्यूटराइज्ड हो या अन्य उसका जो है। तो एक तैयारी पूरी रखनी पड़ती कि आपकी तैयारी पूरी रहे। और मैंने ये भी देखा है कि उनके साथ काम करते हुए कि तो आप अपनी बातों को पूरी स्पष्टता के साथ, पूरी निर्भीकता के साथ उनके सामने रखिए। जियो भी मैंने बदलते देखे हैं 7-7, 8-8 घंटे में, कि अगर आप उनके हैं तो उनको लग गया कि ये चीज़ यार ऐसे होना चाहिए तो वो हो जाता है। तो मेरा अनुभव उनके साथ बहुत ही प्रेरणास्पद रहा है और वो पूरे उत्तर प्रदेश के जितने समस्त वासियों के लिए वो प्रेरणा स्रोत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी हमसे बातचीत करने के लिए और बरेली से Thank you, जुड़ी thank you तमाम very much. जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।